Good morning. I am Sushma Tripathi, PGT History from Kendriya Vidyalaya Dhana. I am going to start History, Chapter 12, Topic Colonial Cities, Urbanization, Planning and Architecture. This is Part 3. Point 3. What were the new towns like? नए शहर कैसे थे? 3.1 पोर्ट्स, फोर्ट्स एंड सेंटर्स फॉर सर्विसेज, बंदरगाह, किले और सेवाओं के केंद्र थे ये। यानी कि मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे पोर्ट्स भी थे, बंदरगाह था यहाँ पे, इनको फोर्टिफाइड किया गया था और ये इम्पोर्टेंट सर्विसेज को प्रोवाइड करते थे। 18th सेंचुरी में मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे इम्पोर्टेंट पोर्ट्स बन गए 18th सेंचुरी में। और ये जो है कलेक्टिंग गुड्स, यानी गुड्स को ये कलेक्ट करते थे इन्हीं स्थानों पर जो है, जैसे रॉ मटेरियल वगैरह आता था वहाँ से ये इंग्लैंड में एक्सपोर्ट होता था तो उसको ये कलेक्ट करते थे। मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए फैक्ट्री बन गई ये और इनको फोर्टिफाइड किया गया फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम अदर यूरोपियन कंपनीज। तो इस तरह से इनको फोर्टिफाइड किया गया और फोर्टिफाइड करने के बाद इनका जो नाम पड़ा वो इस प्रकार है, जैसे मद्रास को फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा गया, कलकत्ता फोर्ट विलियम, बॉम्बे थी फोर्ट। ये यहाँ पर वाइट्स रहा करते थे, वाइट्स यानी कि जो यूरोपियन है वो यहाँ पर रहा करते थे। यूरोपियन में ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हम कर रहे हैं, जो कि इन 3 सेंटर्स पे अपना सेटलमेंट बनाए हुए थे, इनकी इम्पोर्टेंट फैक्ट्रीज यहाँ पर थी। इसी तरह से जिन इंडियन मर्चेंट्स, आर्टिजन्स के अदर वर्कर्स के साथ इनकी इकोनॉमिक डीलिंग होती थी, वे जो है आउटसाइड में रहा करते, यानी दूसरे स्थानों पर ये सेपरेटली रहा करते थे। तो जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग रहते थे यानी यूरोपियन रहते थे, उनको क्या कहते थे? वाइट टाउन्स। और जहाँ पर इंडियंस रहते थे वो ब्लैक टाउन कहलाता था। Now we will see industrial development in India. So mid 18th century, Madras, Calcutta, Bombay linked railways and they got raw material and labor. Raw materials and labor, they became more closely linked to these port cities. Since raw material was transported to these cities for export and there was plentiful cheap labor available, it was convenient to set up modern factories there. ये जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं मिड 18th सेंचुरी में रेलवे से लिंक्ड हो गए और इजीली ये जो है रॉ मटेरियल इनको मिल जाता था, जो ये जो ट्रांसपोर्ट करते थे ये ये एक्सपोर्ट करते थे एक्चुअली। और इनको फैक्ट्रीज को चलाने के लिए बहुत सारे लेबर्स की आवश्यकता थी, जो कि बहुत सस्ते दामों में इनको मिल जाते थे। इस तरह से हम देखते हैं कि इन्हें जो है फैक्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए जो है 2 चीज़ें जो भारत में इजीली अवेलेबल थी, एक को रॉ मटेरियल, दूसरा कि चीप लेबर है, ये इनको इजीली मिल जाती थी। अब हम देखते हैं कि 1850s में कैसे इंडियन मर्चेंट्स के द्वारा जो है कॉटन मिल को सेटअप किया गया और ये इसे जो है ये बॉम्बे में सेटअप किया गया और यूरोपियंस के द्वारा कलकत्ता में जूट मिल सेटअप किया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे मिड 18th सेंचुरी में जो 3 पोर्ट सिटीज़ थे वे जो है
इम्पोर्टेंट पोर्ट्स बन गए, रेलवे से लिंक्ड हो गए, उनको रॉ मटेरियल मिलता था एक्सपोर्ट करने के लिए, और फैक्ट्रीज को चलाने के लिए उन्हें जो है चीप मतलब सस्ते दामों पे लेबर मिल जाते थे। और इस तरह से 1850s में भारतीय मर्चेंट्स ने भी जो है कॉटन मिल को सेटअप किया, और जो यूरोपियन हैं उन्होंने जूट मिल्स को स्टार्ट किया। इस तरह से भारत में जो है औद्योगिकरण की शुरुआत होती है। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास से ये रॉ मटेरियल इंग्लैंड को सप्लाई करते थे, और इस तरह से जो है कैपिटलिज्म का जन्म होता है। और ये अपनी इकोनॉमी के लिए जो है ये फैक्ट्री प्रोडक्शन पर ही निर्भर नहीं रहते थे। द मेजॉरिटी ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इन दीज सिटीज बिलोंग टू व्हाट इकोनॉमिस्ट क्लासीफाई एज द टर्शियरी सेक्टर, यानी कि यहाँ पर टर्शियरी सेक्टर जो सर्विस सेक्टर है उससे उसमें भी जो है बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे वर्किंग पॉपुलेशन बिलोंग करते थे। देयर वर ओनली 2 प्रॉपर इंडस्ट्रियल सिटीज़। यहाँ पर यदि हम देखें तो 2 प्रॉपर इंडस्ट्रियल सिटीज़ हुआ करती थी। पहला है कानपुर, स्पेशली इन लेदर, वुलन एंड कॉटन टेक्सटाइल। कानपुर में जो है लेदर, वुलन और कॉटन टेक्सटाइल से का प्रोडक्शन होता था। एंड जमशेदपुर स्पेशली इन स्टील, और जमशेदपुर में जो है वो स्टील इस्पात का प्रोडक्शन होता था। इंडिया नेवर बिकम मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज कंट्री। इंडिया कभी भी जो है मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री नहीं बन पाया। सिंस डिस्क्रिमिनेटरी कॉलोनियल पॉलिसीज लिमिटेड द लेवल्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। क्यों नहीं बन पाया? भारत जो है वो आधुनिक औद्योगिक देश क्यों नहीं बना? क्योंकि यहाँ पे जो कॉलोनियल पॉलिसीज़ थी वो इनके लिए लिमिटेड थी। द लेवल्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वो कितना कर सकते हैं उसके लिए उनके लिए लिमिटेशंस था। Calcutta, Bombay and Madras grew into large cities, but this did not signify any dramatic economic growth for colonial India as a whole. ये कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास जो है ये लार्ज सिटीज़ बन गया, लेकिन इनसे भारत को किसी भी तरह का इकोनॉमिक ग्रोथ में किसी तरह की मदद नहीं मिल पाती है। Now we will see mercantile culture in these cities, and political power and patronage shifted from Indian rulers to the merchants of the East India Company, and Indians workers as like interpreters, middlemen, traders and suppliers of goods also had an important place in these new cities. Economic activities near the river or the sea led to the development of docks and ghats. Docks and ghats also developed there. Along the shore were godans, mercantile offices, insurance agencies for shipping, transport, depots, banking establishment also developed. Further inland were the chief administrative offices of the company. Writers building in Calcutta uh, a kind of office which associated with clerks. Around the periphery of the fort, European merchants and agents built palatial houses in European styles. European styles buildings were built by European merchants. Some built garden houses in the suburbs. So we can see here mercantile culture developed in these cities by European rulers, and powers also shifted Indian rulers to merchants of the East India Company. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अब वाणिज्य के कल्चर किस तरह का प्रादुर्भाव होता है।
जो राजनीतिक शक्ति है वो जो है भारतीय शासकों के हाथों से निकल करके ये जो है यूरोपियन शासकों के हाथों में चली जाती है। यहाँ पर जो कुछ भारतीय हैं, जिनमें जो है मिडिल मैन हो गए, इंटरप्रिटर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, जो गुड्स की सप्लाई करते हैं, उनको भी न्यू सिटीज़ में कुछ स्थान मिला। और नदी या सी के किनारे जो है डॉक्स और घाट से बनाए जाने लगे। इसके साथ साथ कुछ जैसे गोदान हो गया, मर्केंटाइल ऑफिस, इनको खोला गया। राइटर्स बिल्डिंग इसी तरह का एक ऑफिस है जिसमें जो क्लर्क से एसोसिएट है। और यूरोपियंस जो है अब अपने अपने महल बनाने लगे यहाँ पर। और ये जो है कई बार ये जो घर बनाते थे, गार्डन हाउसेस होते थे, और ये सारे के सारे यूरोपियन स्टाइल पे बनाए जाते थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इंडियन एजेंट्स और मिडिलमैन हैं, उन्होंने ट्रेडिशनल कंट्री यार्ड हाउसेस बनाए थे ब्लैक टाउन्स में। और वे जो है इन जो यूरोपियन उनके मालिक हैं, उनको प्रभावित करने के लिए त्योहारों के समय जो है ये इनको खुश करने की कोशिश करते थे। अपने प्रभाव को बताने के लिए इन्होंने टेम्पल्स भी बनाए थे। और जो लेबरिंग पुअर थे वो वैरायटी ऑफ सर्विसेज यूरोपियंस एंड इंडियन मास्टर्स यूरोपियंस को प्रोवाइड करते थे। और उन्हें जैसे कि कुक्स हो गया, प्लानिक्विन बेरर्स हो गए, कोचमैन हो गए, गार्ड्स हो गए, पोर्टर्स हो गए, कंस्ट्रक्शन एंड डॉक के वर्कर्स हो गए। मतलब ये सर्विसेज भारतीयों के द्वारा ही यूरोपियन को प्रोवाइड करवाया जाता था। इस तरह से हम देखते हैं कि जो इंडियन एजेंट और मिडिल मैन हैं, उन्होंने इन सिटीज़ में अपने प्रभाव को बनाने की कोशिश की थी। 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिशर्स का एटीट्यूड चेंज हो जाता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं, बेटर डिफेंडेड हो जाते हैं ये। और इसके लिए इन्होंने जो है सिविल लाइन्स, जहाँ पे यूरोपियन रह रहे थे उसको सिविल लाइन कहा गया, यहाँ पर रहने लगे। वाइट पीपल बिगेन टू लिव इन द सिविल लाइन्स, इन्होंने सिविल लाइन्स में रहना शुरू किया। कैंटनमेंट्स, प्लेसेस वेयर इंडियन ट्रूप्स अंडर यूरोपियन कमांड वर स्टेशनड वर ऑल्सो डेवलप्ड एज सेफ इनक्लेव, इसको भी सेफ इनक्लेव के रूप में डेवलप किया गया। दीज एरियाज वर सेपरेट फ्रॉम बट अटैच टू द इंडियन टाउन्स, ये जो एरियाज जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं वो सेपरेट था, लेकिन फिर भी ये इंडियन टाउन से अटैच होता था। विद ए ब्रॉड स्ट्रीट से, जहाँ पे रहते थे वो ब्रॉड स्ट्रीट से बंगलो होता था। सेट अमिडस्ट लार्ज गार्डन्स, लार्ज गार्डन्स मतलब गार्डन के बीच में जो है इनके बंगलों को बनाया जाता था। परेड ग्राउंड, अब देखिए बैरक्स होते थे, बैरक्स, परेड ग्राउंड से, चर्च, they were meant as a safe haven for Europeans as well as a model of ordered urban life। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से 1857 की क्रांति के बाद जो है यूरोपियन अपने लिए और ज़्यादा सुरक्षा करने लग गए, और इसी सिलसिले में वो जो है सिविल लाइन्स में रहने लगे, जहाँ पे पूरा प्रोटेक्शन उनको मिलता था। यहाँ पर हम देखेंगे कि अब जो ब्लैक टाउन्स होते थे वो जो वोस एंड एनार्की के ये सिंबलाइज हो जाते थे, सिंबल बन जाते थे। यानी कि अब इनको जो है अराजकता और हो हल्ला का प्रतीक माना जाने लगा था। और ये माना जाता था कि ये बीमारियों के भी केंद्र हैं, यहाँ पे डिजीजेस होती हैं। बहुत लंबे समय तक अंग्रेज जो है वो अपने ही क्लीनलीनेस और हाइजीन के प्रति सतर्क रहते थे, वही टाउन्स की ही साफ सफाई करवाते थे।
लेकिन जब एपिडेमिक कॉलरा और प्लेग फैला तो जिसमें 1000 लोग मर गए, तो कॉलोनियल ऑफिसर्स ने इन क्षेत्रों की भी साफ सफाई, सैनिटेशन और पब्लिक हेल्थ पर ध्यान दिया। इस तरह से 1860s और 1870s में जो है यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता था उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया और साफ सफाई पे ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा, क्योंकि इनको डर था कि कहीं ब्लैक टाउन्स से जो बीमारियां वगैरह हैं वो वाइट टाउन्स में भी ना आ जाएं। इसलिए इन्होंने जो है बेटर वाटर सप्लाई, सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया और उस पर सैनिटरी वगैरह पे ज़्यादा ध्यान दिया। सैनिटरी विजिलेंस दस बिकेम अनदर वे ऑफ रेगुलेटिंग इंडियन टाउन्स। और इस तरह से हम देखते हैं कि सैनिटरी विजिलेंस जो है ये भी एक दूसरा तरीका हो गया रेगुलेटिंग इंडियन टाउन्स को रेगुलेट करने का दूसरा तरीका हो गया। तो 1860s 1870s के बाद जो है ब्लैक टाउन्स में भी क्लीनलीनेस और हाइजीन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये हुआ कि अब वाइट्स एरियाज़ में साफ सफाई के साथ साथ ब्लैक टाउन्स की साफ सफाई पर भी ध्यान दिया जाने लगा। 3.3 द फर्स्ट हिल स्टेशन से यहाँ पर हम देखते हैं ये इसमें से क्वेश्चन आता है और ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप ध्यान से देखेंगे। हिल स्टेशन से का इस्टेब्लिशमेंट जो है आर्मी की आवश्यकताओं के लिए किया गया। दे आर इनिशियली कनेक्टेड विद द नीड्स ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। ब्रिटिश आर्मी के नीड्स के लिए ये किए गए, जैसे शिमला को इस्टेब्लिश किया गया। गोरखा युद्ध 1815-16 में हुआ, उसके बाद जो है शिमला को हिल स्टेशन बनाया गया। इसके बाद एंग्लो मराठा वॉर 1818 में हुआ और ब्रिटिश माउंट आबू को हिल स्टेशन बनाए। इसी तरह से दार्जिलिंग को जो है सिक्किम में 1835 में इस्टेब्लिश किया गया। इस तरह से हम देखते हैं कि हिल स्टेशन बिकेम स्ट्रेटेजिक प्लेसेस फॉर बिलेटिंग ट्रूप्स, गार्डनिंग फ्रंटियर्स एंड लॉन्चिंग कैंपेन्स अगेंस्ट एनिमी रूलर्स। हिल स्टेशंस को बनाने के पीछे एक और भी कारण था, चूँकि ब्रिटिशर्स हैं वो जो है कूल वेदर से संबंधित थे और उनका मानना था कि भारत का जो हॉट वेदर है ये कॉलरा, मलेरिया जैसे बीमारियों को उत्पन्न करता है। इन बीमारियों से आर्मी को ये प्रोटेक्ट रखना चाहते थे और इसलिए इन्होंने इन प्लेसेस को, हिल स्टेशंस को एक नए तरह से कैंटोनमेंट बना दिया, जहाँ इन हिल स्टेशंस को सैनिटोरियम भी बनाया, जहाँ पर जिन स्थानों पर सोल्जर्स को रेस्ट और रिकवरी, यानी अगर उनको कोई डिजीज़ हो गया तो उसको रिकवर करने के लिए भी इनको इन प्लेसेस पर भेजा जाता। तो इसलिए हमने देखा कि इनका मेन पर्पस ये था कि ये गर्मी के दिनों में जो है भारत में जो कॉलरा, मलेरिया वगैरह फैलता था उससे बचना चाहते थे, आर्मी को ये प्रोटेक्ट रखना चाहते थे और इस तरह से इन्होंने हिल स्टेशंस को डेवलप किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हिल स्टेशंस हैं वो जो है न्यू रूलर्स के लिए अट्रैक्शन का केंद्र बन गए। न्यू रूलर्स अभी इस प्लेसेस पे जाने के लिए अट्रैक्ट होने लगे। गर्मियों के दिनों में वायसराय जो है इन स्टेशंस पे चले जाते थे। 1864 में जॉन लॉरेंस ने अपने काउंसिल को ही वहाँ पे जो है ऑफिसेस को ही शिमला में शिफ्ट कर दिया। इस तरह से अब बार बार जो राजधानी परिवर्तन होता था कि गर्मी में वायसराय जो है ये हिल स्टेशंस पे चले जाते थे, तो अब जॉन लॉरेंस के समय से वो वहीं से ही शासन करने लगे और यहाँ पर कमांडर इन चीफ का भी ऑफिशियल रेजिडेंस होता था। तो इस तरह से इन हिल स्टेशंस पे जो है जो वायसराय थे, कमांडर इन चीफ थे, ये लोग रहने लगे, अपने ऑफिसेस को बनाने लगे।
इस पर अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो भी बिल्डिंग्स बनाई गई वो सारी की सारी बिल्डिंग्स जो है वो यूरोपियन स्टाइल्स पे बनाई गई थी। यहाँ पर जो विलास और कॉटेजेस सेट किए गए थे वो भी गार्डन्स के में बनाए गए थे। यानी कि यहाँ पे अब जो भी हाउसेस बन रहे हैं, जो यहाँ पे रिलीजियस प्लेसेस बन रहे हैं, जैसे कि एंग्लिकन चर्च हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गया, ये सारे के सारे ब्रिटिश आइडियल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से शिमला में लोगों को अपने घर यानी कि ब्रिटेन के क्लाइमेट का एहसास होता था और इस तरह से लोग वहाँ पे सेट हो रहे थे। इस तरह हम देखते हैं कि हिल स्टेशंस भी अब रेलवे से कनेक्ट हो गए और रेलवे से कनेक्ट होने के कारण जो है अब भारतीय भी वहाँ जाने लगे। जो अपर एंड मिडिल क्लास इंडियंस हैं, महाराजा, लॉयर्स, मर्चेंट्स, वो इन हिल स्टेशंस पे जाते थे और उनको जो है, जो रूलिंग ब्रिटिश एलाइट है उनके समीप रहने का जो है ये संतोष मिल जाता था कि वो उनके समकक्ष हैं। अब यहाँ पर मजदूर भी आने लगे जो कि ये टी कॉफ़ी के बागानों में काम करते थे। ये सब कुछ रेलवे की कनेक्टिविटी के कारण संभव हो पाया था।